75 क्वेश्चन का मेरा मतलब CBT 1 हुआ था। उसमें मेरे जो मार्क्स थे, रा मार्क्स मेरे थे, वो 49 नंबर आए हुए थे। लेकिन मुझे रेलवे के बारे में उतना आइडिया नहीं था, तो मैं समझ नहीं पाता था कि मुझे क्या CBT 2 के लिए क्या पढ़ना चाहिए। CBT 2 का जब पेपर हो गया तो उसमें नंबर मेरे शुरू में मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। और बहुत सारे लोग, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, बहुत सालों से 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार क्या रहा था मेरा रिजल्ट और मेरे हर एक स्टेज में कैसे मार्क्स थे, उस समय सिचुएशन क्या थी। पिछला जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड और हर एक स्टेज का मैंने मार्क्स बताया हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं वो लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा वो चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। स्क्रीन पे मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, हर एक स्टेज का मैं मार्क्स। और आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैंने CBT 1 की तैयारी की, CBT 2 की तैयारी की और साइको का जो एग्ज़ाम था वो मैंने कैसे दिया, और मेरा जो अनुभव है कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने वीडियो अपलोड भी किया है कि उनकी तैयारी कैसी थी, उनकी जर्नी कैसी थी। तो सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, और सभी लोग अपना बेहतर ही बताते हैं कि आपसे जिसको आप जान करके आप अपना एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, शुरू में जब LP का फॉर्म आया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस जॉब में होता क्या है। मुझे LP के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मैंने मतलब मेरे ही छोटे भाई थे, उनसे मैंने पूछा। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने ही बताया कि ये LP का फॉर्म आया है रेलवे में और इसे आप भर दीजिए, ये भी एक अच्छी जॉब है। तो मैंने पूछा भाई इसमें मतलब प्रोफेशन क्या है, इसका काम क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो मतलब लोको पायलट होते हैं, जो ट्रेन एंड ड्राइव करते हैं, वो इसी की ये जॉब है LP की, जिसे असिस्टेंट लोको पायलट बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उसमें मैं CGL की तैयारी कर रहा था, तो मैंने उसको क्या किया कि वो फॉर्म मैंने फिलअप कर दिया। और मेरे साथ एक और दोस्त हैं, मोहम्मद वसीम, जो साथ में ही रहते थे, और उन्होंने भी ये फॉर्म डाला। हम लोगों ने एकदम एम बना के नहीं डाला था कि हम लोग को यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन हम लोगों ने ये, मुझे लगता है ये क्या 2 दिन ही बचा हुआ था एग्ज़ाम के लास्ट डेट के कंप्लीट होने में, लेकिन हम लोगों ने उस दिन फॉर्म सबमिट कर दिया फाइनली। और जो मेरा CBT 1 का पेपर था, हम लोग एक्चुअली जो मेरी तैयारी थी SSC लेवल की थी, और उस समय मैं एक पेपर दे भी चुका था, और 2017 में पेपर बहुत आउट हुए थे SSC के, और उस बीच बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा था। तो ऐसे में मेरा क्या हुआ कि जो CBT 1 उसका हो गया था, मतलब टायर 1 हो गया था, टायर 2 का मैंने पेपर दिया उस बीच में, उसके बाद से तुरंत इसका पेपर होने वाला था। तो टायर 2 के बाद मेरा उस बार नहीं हुआ, और पेपर भी थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसके बाद मैंने कभी ट्राई नहीं किया CGL का। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जब CBT 1 का जो मेरा पेपर था वो मेरा लखनऊ सेंटर गया हुआ था, और मेरा जोन वो गोरखपुर जोन था। मैंने सोचा था कि कहीं अदर जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तब उस समय CBT 1 के समय में जब आप फॉर्म भरते थे तो उस समय नहीं पूछा जाता था कि कौन से जोन में आपने अप्लाई किया है। कंबाइंड रूप से सारे लोगों का जो फॉर्म था वो फिलअप हुआ था। CBT 1 का जब पेपर मेरा लखनऊ में हुआ था, और मेरा मतलब 75 क्वेश्चन थे। एग्जाम का एक छोटा सा अनुभव अभी बता रहा हूँ आपको। परसेंटाइल अब इस बार नए वाले में इस बार जो भी एग्जाम होंगे उसमें ऐड किया गया है। पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन था। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, अगर वो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उसका ईयरली पास आपको 615 रुपये में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आप STUD कोड का यूज करते थे तो 12% का ऑफ मिलता था, लेकिन अभी अगर आप STUD कोड यूज करके अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 13% का आपको मिल जाएगा। तो जितने भी लोगों के पास नहीं है वो जाकर के ऑफिशियल साइट पे ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। देखिए, एग्जाम में मेरा जो एक निजी अनुभव है, मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी अगल बगल देखने या फिर किसी पे पूछने का भरोसा मत करिए कि अगर वो कोई क्वेश्चन आपको गलती से या फिर चीटिंग करके बता भी दे रहा है तो आपका सही हो। ऐसे में आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अपने आप पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखिए, आपकी जो तैयारी है उसी के अनुसार आप पेपर करिए। 75 क्वेश्चन का मेरा मतलब CBT 1 हुआ था। उसमें मेरे जो मार्क्स थे, रा मार्क्स मेरे थे, वो 49 नंबर आए हुए थे। बेसिकली मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। 49 नंबर आए हुए थे, और उस समय गोरखपुर में अगर आपके नंबर, मैं कहूँ नॉर्मलाइज होने के बाद भी अगर 25-26 नंबर भी अगर आपके आ जा रहे थे तो आप CBT 1 आसानी से एकदम क्लियर कर ले रहे थे। लेकिन कई जोन ऐसे थे जहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा लाने पड़ रहे थे CBT 1 को भी क्लियर करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार नॉर्मलाइजेशन खत्म हो चुका है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा अनियमितता होती थी, पता नहीं चल पाता था किसी का पेपर आसान है कि कठिन है। 10 नंबर 20 नंबर ऐसे बढ़ जाना बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली हो जाता था। तो वो चीज़ें इस बार ना हो, और परसेंटाइल में बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, किसी के साथ गलत ना होने पाए, कोई अनडिजर्विंग कैंडिडेट ना सेलेक्ट हो जाए, या फिर जो डिजर्व कर रहा है वो रह ना जाए, ठीक है।
तो ऐसे मेरा CBT 1 का पेपर हुआ था। मैंने लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास में अटेम्प्ट किया था। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बात आप अपने मन में ध्यान में बना लीजिए कि कभी भी आपको टोटल 100% क्वेश्चन करने का टारगेट नहीं लेकर के चलना है। आप ये मान के चलिए कि जब जैसे मान लीजिए आप 75 क्वेश्चन का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि मुझे मतलब 10 क्वेश्चन मेरा पेपर में कठिन रहेगा और उस पर मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, उसको मुझे छोड़ना है। तो जब आप पेपर देने जाते हैं तो शुरू में हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो बहुत कठिन हो, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अपने मन में बना लिया है कि मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो मैं 65 क्वेश्चन पे एकदम 100% एफर्ट दूंगा और जितना टाइम बचा है उतने टाइम में मैं अच्छा स्कोर कर पाऊँ। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि आप उस 10 क्वेश्चन को जो आप छोड़ना चाह रहे हैं, कि आप उसमें टाइम दे करके अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही या फिर देखते ही अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, मैं दोबारा इसको मतलब जब पेपर एक बार हो जाएगा तो दोबारा करूँगा, तो भले ही उसको कर ले जाऊँ, लेकिन पहली बार में उसे स्किप करने आना चाहिए। वो कैसे आएगा आपको? वो आएगा टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल भी मत भूलिए। जितने भी लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं दे रहे हैं वो कम से कम कोशिश करिए कि इस बीच में जो भी आपके सामने 10-20 दिन जो भी आपका टाइम बचा है, कम से कम 3-4 टेस्ट सीरीज आप दे दीजिए CBT 1 का, ठीक है। जैसे CBT 1 मेरा पेपर हो गया, 49 नंबर मार्क्स थे, CBT 1 मेरा क्लियर हो गया। अब मुझे लगा कि अब एक स्टेज अगर क्लियर हो गया तो मुझे इसका CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। अब ऐसे में क्या था, अभी क्या है कि जितने भी ऑनलाइन या फिर मटेरियल ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन मुझे रेलवे के बारे में उतना आइडिया नहीं था, तो मैं समझ नहीं पाता था कि मुझे क्या CBT 2 के लिए क्या पढ़ना चाहिए। सिलेबस आपको PDF में नोटिफिकेशन में मिल जाता है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ना शुरू किया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप देखिए, पहले तो आपकी तैयारी बेहतर है ही, आप पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, GK का, जनरल साइंस का, ये सारी चीज़ें तैयार हैं। लेकिन अभी क्या है कि CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ये जुड़ गया था। साथ ही साथ आपको ट्रेड पेपर भी देने थे। एक बात और बताना चाहता हूँ कि CBT 1 का जब पेपर हो गया था, आंसर की जब आ गई थी, तो उसके बाद से रेलवे ने अपना साइट ओपन किया और बोला कि आप लोग अब अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको मतलब 2 बार मौका मिला था, मतलब एक्सटेंड हुई थी डेट, इस तरह से कहने का मतलब ये है। तो इसमें भी आपको ध्यान देना था उस समय। बहुत सारे लोगों का जो यूट्यूब पे, अब यहाँ पे बात आई कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इन्फ्लुएंस किया कि यहाँ का पहले का कट ऑफ कम है, यहाँ का ज़्यादा है, और बहुत सारे लड़के इधर से उधर चले गए। क्योंकि जो यूपी, बिहार या फिर इधर ईस्ट के लड़के हैं, वो लोग साउथ में गए और बहुत ज़्यादा उनको CBT 2 में प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना, और उनकी तैयारी नहीं थी तो उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ भी दिया। तो किसी और के कहने पे मत आया करिए, हमेशा अपना जो है कि मूल्यांकन करिए कि मुझे किस जोन में जाना चाहिए। हालांकि वीडियो आप देखिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो देखिए, कट ऑफ की वीडियो देखिए, लेकिन आपको खुद समझना चाहिए कि मेरी तैयारी कितनी है, मैं कहाँ तक मतलब एफर्ट कर सकता हूँ, मेरा स्कोर कितना जा रहा है, इस अनुसार ही जोन सेलेक्ट करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान सभी को देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब CBT 1 का मेरा पेपर हो गया और जब CBT 1 मेरा क्लियर हो गया, तो CBT 2 के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने CBT 1 के जितने पेपर हुए थे, कहीं से भी, जैसे मान लीजिए जैसे आंसर की आ जाती है तो सबको PDF तो मिल ही जाता है, तो अलग अलग साइट्स पे कहीं ना कहीं मुझे पेपर मिल गए। तो कम से कम मैंने 20 या 25 पेपर मान के चलिए मैंने वहाँ से डाउनलोड किए और सबको मैंने सीरियल वाइज सॉल्व करना शुरू किया। हर क्वेश्चन में मुझे कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे मिलते थे। 10, 12, 20 क्वेश्चन भी मान के चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते थे। मैथमेटिक्स के हो गए, रीजनिंग के हो गए, GK GS के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते थे। अब देखिए GK GS के क्वेश्चन एकदम 100% आपको CBT 2 में देखने को तो नहीं मिल जाएगा, हो सकता है कि ना मैच करे, पेपर बिल्कुल डिफरेंट आए, क्योंकि CBT 2 में तो आपको 2 ही 3 दिन में पेपर कंप्लीट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सेट भी नहीं रहता है। तो एग्जामिनर इतना तो आइडिया लगा सकता है कि अलग अलग क्वेश्चन दें CBT 1 में जो ना आए हों। लेकिन मैथमेटिक्स का जो चीज़ है, साइंस का जो न्यूमेरिकल है, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये मैंने CBT 1 के सारे क्वेश्चन मैंने मतलब लगभग 20-25 सेट मैंने सॉल्व किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहे और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला। अपने ही चैनल पे मैंने उस समय जब CBT 1 मेरा क्लियर हो गया था तो मैं खुद जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पोर्शन था, जो फिजिक्स के पोर्शन थे, वो मैंने सब पढ़ा करके डाले हुए हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और मैंने सीधे टू द पॉइंट चीज़ें मैंने बात की थी और उसी समय मतलब कहा जाए तो मेरा चैनल बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया। और जो साइको का पेपर था, सभी बैटरी टेस्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए थे और एक प्लेलिस्ट डाल करके मैंने वहाँ पे अपलोड किया और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे देखा भी और उनको समझ में भी आया मेरा जो ट्रिक था, तरीका था। तो आप भी चाहे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इतना करने के बाद अब ध्यान आता था कि मुझे कि ट्रेड पेपर देना बहुत ज़रूरी था और उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनका मतलब ट्रेड उतना अच्छे से स्ट्रांग नहीं होता है। और CBT 2 में बहुत अच्छे स्टूडेंट का जो ना क्लियर कर पाने का कारण यही था कि ट्रेड पेपर में वो लोग फेल हो गए।
क्योंकि जब जैसे ही CBT2 का पेपर हुआ, लोगों के मन में डर बनना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अच्छा तो स्कोर था पार्ट ए में, लेकिन उन्होंने CBT2 के पार्ट बी में इतना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था कि उनके नेगेटिव मार्किंग बहुत ही पीछे चले गए थे। तो इसका नुकसान इस बार आपको ना झेलना पड़े, तो आप लोग ट्रेड पेपर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, उसको क्लियर करिएगा। क्योंकि देखिए ALP का जो एग्ज़ाम है ना, इतना राउंड में एलिमिनेशन इसमें होता है कि आप समझ जाइए कि हर एक मतलब राउंड को आप बस क्लियर करते रहिए और थोड़ा सा एफर्ट दे करके तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब समझिए CBT1 में एलिमिनेशन होगा, CBT2 के पार्ट ए के बाद पार्ट बी में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो भी उसमें आप एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, हालांकि उसमें नहीं ज़्यादा कोई होता है, लेकिन मेडिकल में बहुत ज़्यादा लोग इसमें एलिमिनेट होते हैं। तो हर एक स्टेज में इतना एलिमिनेशन होता है कि लड़के जो लास्ट में बचते हैं, बस वही जो धीरे धीरे क्वालिफाई करते रहिए, क्लियर करते रहिए, आप बेसिक पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद से अब बात आती है CBT2 में कि अब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़नी है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग मैंने जो रुक्मुडी पब्लिकेशन का बुक था वो मैंने उठाया और उसमें न्यूमेरिकल बहुत अच्छे दिए हुए थे, उससे मैंने प्रैक्टिस की और बहुत अच्छी बुक थी वो। जो अभी क्या है कि SK जहाँ पब्लिकेशन की बुक की तरफ से आती है और पहले रुक्मुडी प्लेटफॉर्म की तरफ से आती थी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है वो वीडियो, तो मैंने उसको वहाँ से कवर किया। उसके बाद से NCERT का वो जो पोर्शन था, तो मैंने क्या किया कि NCERT पढ़ना शुरू किया। NCERT भी देखिए CBT1 और CBT2 के बीच में पिछली बार में बहुत ज़्यादा गैप मिल गया था, क्योंकि CBT1 के जो मार्क्स थे एक बार निकले, फिर उसके बाद से दोबारा भी निकले। बहुत सारे लोगों ने नॉर्मलाइजेशन या फिर किसी के नंबर कम थे, ज़्यादा थे, इस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टाइम उसमें मिला। CBT2 का जब पेपर हो गया तो उसमें नंबर मेरे शुरू में मतलब 77 नंबर रॉ मार्क्स आ रहे थे और मेरे टोटल उसमें 6 क्वेश्चन गलत थे। पहली बार में क्या हुआ था कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में मेरा मार्क्स चेक हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक क्वेश्चन रेलवे ने हटा दिया क्योंकि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शनल था। तो 99 नंबर पे मेरे मार्क्स जब चेक हुए तो जो मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर था, पहले एक बार नॉर्मलाइज होकर 82 गया, फिर दोबारा नॉर्मलाइज होकर मेरा 81 पॉइंट कुछ ऐसे गया हुआ था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा मेरे मार्क्स। अब देखिए क्या है कि जब इतना हो गया तो देखिए सीट इतना था कि मेरे इतने मार्क्स में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बात आती थी कि मतलब CBT2 तो आपका हो गया, आप साइको के लिए क्वालिफाई हो गए हो, तो अब बात आती है कि साइको की प्रिपरेशन करनी है। अब इसके लिए आप चाहे तो साइको की तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप टेस्ट सीरीज़ में जा दीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है आपका कंसंट्रेशन को लेकर के पेपर है। आप ऑफलाइन इसकी बिल्कुल भी तैयारी मत करिए, क्योंकि जब मैं साइको का पेपर पहली बार मतलब ऑफलाइन ही या फिर ऑनलाइन देने गया तो मेरे क्वेश्चन का समझ जाइए कि 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए उस टाइम में। लेकिन अगर आप इसमें 10 या 15 दिन का भी लगातार प्रैक्टिस करते हैं, साइको का पेपर मैंने लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 पेपर देता था मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। हर बैटरी टेस्ट में 5 मिनट में एक बैटरी टेस्ट हो जाता है, 2 मिनट में कोई बैटरी टेस्ट हो जाता है, 6 मिनट में हो जाता है। रेलवे ने पहले जो टाइम दिया हुआ था उससे हर एक बैटरी टेस्ट में ऑनलाइन पहली बार हो रहा था साइको पेपर, तो उसमें 1-1 मिनट बढ़ा के टाइम दिया था और ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर काम नहीं किया तो बहुत गलती इसमें भी हुई। हुआ क्या कि जब रेलवे ने पहले से टाइम डिसाइड किया, जैसे मान लीजिए कि इमेज फॉर्मेशन या मेमोरी टेस्ट था, उसमें रेलवे ने कहा कि मैं 5 मिनट पहले 5 मिनट दिया जाता था, मेरा टाइम एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है, तो 5 मिनट अगर दिया जाता था तो लोगों ने इसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस की कि 22 या 24 इमेज रहती है और उसमें से मैं 18 या 20 कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। पहले से ही दिमाग में उन्होंने बना लिया था। लेकिन रेलवे ने वहाँ पे क्या किया, 5 मिनट ना करके 1 मिनट या 2 मिनट ऐसे बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा था 1 या 2 मिनट, मुझे एग्जैक्ट डाटा भी नहीं याद आ रहा है। तो जब टाइम बढ़ गया तो आपको क्वेश्चन बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो लड़का है जिसका दिमाग सही है, उसकी मेमोरी अच्छी है, वो टाइम की वजह से क्वेश्चन कम कर रहा था। अभी क्या है, टाइम बढ़ जाने से आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ऐसे में जिनको प्री डिटरमाइन मतलब पहले से एज्यूम कर लिए थे उन्होंने कि मुझे इतना ही करना है और उतने पे ही एक्यूरेसी बना के रखनी है, तो ऐसे भी लोगों का नुकसान हुआ और किसी न किसी बैटरी टेस्ट में वो फेल हो गए। एक बैटरी टेस्ट आई थी सबसे पहले दिन जो पेपर था, वो उसमें हुआ था कि ब्रिक वाला टेस्ट था। उसमें एक इमेज दूसरे इमेज से कितनी सटी हुई है। हमेशा लोगों ने प्रैक्टिस ABCDE एक सीक्वेंस में किया हुआ था और मैक्सिमम लड़के पहले दिन के पहली शिफ्ट में इस बैटरी टेस्ट में फंसे और उनका वो बैटरी टेस्ट उनके पूरे एग्ज़ाम को ले डूबा। सारी तैयारी उनकी बेकार हो गई और उस बैटरी टेस्ट में वो लोग फेल हो गए। तो इस बार आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जाम में आपको दिए जा रहे हैं वो आप बहुत अच्छे से उसको पढ़िए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। अब जब साइको का पेपर हो गया उसके बाद से रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से मेडिकल मेरा बनारस में हुआ
और आप जाइए, अगर सारी चीज़ें फिट हैं आपकी और आपका विजन सही है तो बाकी किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होती है। तो ये था मेरा ये जो प्रिपरेशन की जर्नी थी और उम्मीद करता हूँ इससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।